करवा चौथ पर काली बहू का पति लाया गोरी सौतन। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाइए, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप इस तरह मुझे मार कैसे सकते हैं? मुझे नफरत है तुझसे, तेरी ये काली शक्ल से। अगर मेरा बस चले तो मैं तो तुझे जान से मार दूं। भगवान के लिए रुक जाइए, हमने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। मैं भले ही रंग में काली हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? माय फुट, तो जैसी को तो मैं अपनी नौकरानी भी न बनाऊं। इतना कहकर आरव अपनी पत्नी कंचन को खूब मारता है और मार मार कर उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद बेचारी कंचन किचन के कोने में बैठकर रोती है कि तभी वहां कंचन की सास मधुबाला आ जाती है। ये क्या हुआ तेरे साथ? किसने की तेरी ये हालत? बोल बहू, क्या हुआ? अपनी सास मधुबाला के पूछने पर कंचन उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन मधुबाला, मुझे माफ कर दे बहू, मैं नहीं जानती थी कि शादी के बाद आरव तुझ पर इस तरह अत्याचार करेगा, वरना मैं कभी भी उसकी शादी तुझसे नहीं करवाती। मधुबाला अपनी बहू कंचन को संभालते हुए कमरे में ले जाती है और उसके जख्मों पर दवाई लगाने लगती है। कंचन रंग रूप में काफी ज्यादा काली थी, इसलिए कंचन का पति आरव उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो तो अपनी माँ के जबरदस्ती करने पर आरव को जबरदस्ती कंचन से शादी करनी पड़ती है। ऐसे ही समय गुजरता है और करवा चौथ का व्रत आ रहा होता है। माँ जी, शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है, मैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा बेटा तुझ पर इतने अत्याचार करता है, लेकिन फिर भी तो उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है, तो कैसी पत्नी है? न जाने माँ जी क्यों मेरा दिल ये बार बार कहता है कि एक दिन वो मुझे जरूर अपना लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पति जैसे भी हों, लेकिन उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखना मेरा फर्ज है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज कंचन का करवा चौथ का व्रत होता है। कंचन सच्चे दिल से अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। आज मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। कितनी बार कहा है तुझे कि यूं काली बिल्ली की तरह बार बार मेरे रास्ते में आकर खड़ी मत हुआ कर। मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख या नंगे पैर पहाड़ों पर चढ़कर जा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर आरव कंचन को धक्का मार कर वहां से चला जाता है। आरव की ऐसी बातें सुन कंचन को बहुत दुख होता है, लेकिन वो बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही शाम हो जाती है। कंचन अपना पूरा 16 श्रृंगार करके औरतों के साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनती है और हाथों में करवा चौथ की थाली लिए चांद के निकलने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में चांद निकल जाता है और सभी औरतें अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कर अपने अपने घर चली जाती हैं। लेकिन बेचारी कंचन अभी भी हाथों में करवा चौथ की थाली लिए अपने पति का इंतजार कर रही होती है। कंचन बहू, मैं तुझे कह रही हूँ ना कि तू आरव की तस्वीर देखकर अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कर, वो आज नहीं आएगा। माँ जी, उन्हें आना होगा और वो जरूर आएंगे। रात के 9 से रात के 1 बज जाते हैं, लेकिन आरव अभी तक घर नहीं आया होता। कंचन यूं ही हाथों में करवा चौथ की थाली लिए आरव का इंतजार कर रही होती है कि तभी अचानक कंचन को आरव की गाड़ी की आवाज आती है, जिसे सुन कंचन भागती हुई जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो उसके हाथों से करवा चौथ की थाली छूट जाती है, क्योंकि आरव आज घर अकेला नहीं बल्कि एक लड़की के साथ आया था और उन्होंने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ था। आरव डार्लिंग, ये क्या, इस घर की कोई नौकरानी है? तुम लोगों ने कितनी काली नौकरानी रखी हुई है। शीतल डार्लिंग, ये बदकिस्मती से मेरी पत्नी है, इससे तो शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ओह गॉड, तुम्हारी पत्नी इतनी ज्यादा काली है। वैसे अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ये नहीं बल्कि मैं हूं। तुम ये क्या कह रही हो? आरव सिर्फ मेरे पति हैं, ना कि तुम्हारे। अगर एक बार और तूने मुझको खुद का पति कहा ना तो तेरे बाल पकड़कर सीधा घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं आरव डार्लिंग, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बेचारी कहाँ भटकेगी, इससे अच्छा इसे इसी घर में रहने देते हैं। वैसे भी हमें घर के काम करने के लिए एक नौकरानी भी तो चाहिए। शीतल और आरव सीधा कंचन के सामने ही अपने कमरे में चले जाते और दरवाजा बंद कर देते हैं। ये सब देख कंचन की तो मानो पूरी जिंदगी ही उजड़ गई। जब ये बात मधुबाला को पता चलती है तो वो काफी हैरान होती है। मधुबाला का परिवार काफी बड़े घराने से था, इसलिए किसी के सामने उनके घर की बेइज्जती ना हो, मधुबाला पुलिस को कंप्लेंट नहीं कर पाती और बेचारी अब काली बहू को अपनी गोरी सौतन के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है। जहां करवा चौथ के दिन सभी पति अपनी पत्नियों के लिए प्यार भरे तोहफे लाते हैं, वहीं आरव इस करवा चौथ पर कंचन को एक ऐसा तोहफा देता है जिसे वो चाहकर भी जिंदगी भर नहीं भुला सकती थी। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर ब्रेसलेट बनवाया है। ये कितना सुंदर ब्रेसलेट है। आई लव यू डार्लिंग। ये तो कुछ भी नहीं,
मैं तो तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट सोच रहा हूं। शीतल, तुम इतनी अच्छी हो, मुझे नहीं पता था। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अपनी सौतन को कब का घर से बाहर निकाल देती। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आई। कितना पागल है मेरा पति, उसको तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ किस मकसद से आई हूँ। 2 दिन के अंदर इस काली कलूटी और इस बुढ़िया को घर से बाहर ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे ओ काली कलूटी, चल जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल, बहुत भूख लगी है। अपनी गोरी सौतन की बात सुन कंचन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और उसे रोटी सब्जी निकाल कर दे देती है। कंचन के किचन से जाते ही शीतल कंचन की दी हुई सब्जी को फेंककर कूड़ेदान में से खराब सब्जी निकालकर प्लेट में रख देती है और जानबूझकर आरव के सामने खाने की प्लेट ले जाकर उसे खाने का नाटक करती है, जिसे देख। ये तुम कौन सी सब्जी खा रही हो? ये तो वही लौकी की सब्जी है जो सुबह कंचन ने कूड़े में फेंकी थी। ये कूड़े में फेंकी हुई सब्जी है? आरव, में इतनी गिरी हुई तो नहीं हूं कि मुझे कंचन कूड़े की सब्जी दे रही है। इस कलमुही की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूं उसे जाके। आरव कंचन के पास जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को कूड़ेदान की सब्जी खिलाने की? क्या कूड़ेदान की? लेकिन मैंने तो शीतल को थोड़ी देर पहले बनी हुई ताजी सब्जी दी थी। देवी जैसी लड़की ने तुझ जैसी को इस घर में रहने की इजाजत दी और तू उसी के साथ ये सब करने चली थी। अगर आइंदा तूने ऐसा कुछ भी किया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? कंचन समझ चुकी थी कि ये सब शीतल ने किया है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि आरव को इस बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए वो इस बार भी चुपचाप रहती है। ऐसे ही एक दिन, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, क्या कोई दूसरा बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? मेरे बेटे से शादी करने से पहले तो तूने मुझसे पूछा नहीं था, जो अब तू मुझसे पूछ रही है? जा मेरा बाथरूम इस्तेमाल कर ले। शीतल जानबूझकर मधुबाला के बने हुए बाथरूम में जाने के बजाय छत पर बने हुए बाथरूम में जाने लगती है। शीतल बाथरूम में जाने के लिए बाथरूम की लाइट का बटन ऑन करने वाली होती है कि तभी अचानक आरव उसे रोक लेता है। ये तुम क्या कर रही थी? क्या तुम्हें पता नहीं इस बटन में करंट है? वो तो अच्छा हुआ कि मैं छत पर था, न जाने क्या हो जाता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बटन में करंट है। मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो मैंने माँ जी से दूसरी बाथरूम के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे ये बाथरूम बताया। शीतल की बात सुन आरव गुस्से में नीचे जाता और अपनी माँ पर भड़क उठता है। मैं जानती हूँ ये सब इस चुड़ैल ने तेरे कानों में भरा है। बेटा, ये तू ठीक नहीं कर रहा है, एक दिन देखना तू बहुत पछताएगा। माँ बेटे में इस तरह दरार देख शीतल काफी खुश हो रही थी और आज शीतल अपने गेम का आखिरी राउंड खेलती है। शीतल सीढ़ियों पर तेल गिराकर गिरने का नाटक करती है। शीतल की आवाज सुन सभी लोग भागे भागे सीढ़ियों के पास आते हैं। तुम ठीक तो हो ना? तुम गिरी कैसे? पता नहीं, सीढ़ियों से उतर रही थी और अचानक मेरा पैर फिसल गया। ऐसा लगा कि सीढ़ी पर तेल गिरा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले कंचन भी तो तेल लेकर गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी नीच हरकत करोगी। बस अब बहुत हुआ, तुम निकल जाओ मेरे घर से। कंचन की बिना बात को सुने आरव उसे धक्के मारकर घर से निकाल देता है। इसे देख मधुबाला कहती है, जहां मेरी कंचन बहू नहीं वहां मैं नहीं। तुझे ये घर मुबारक हो आरव बेटा। कंचन के साथ साथ अब मैं भी तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मधुबाला कंचन को लेकर गांव चली जाती है और इसी के साथ शीतल का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा प्लान इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो गया। बस कुछ दिन और इस आरव के बच्चे को यूं ही अपने प्यार के जाल में फंसाकर इसकी सारी जायदाद अपने नाम करा लूंगी। शीतल कॉल पर अपने कमरे में बैठकर बातें कर रही होती है, लेकिन इस बार शीतल की सारी बात आरव सुन लेता है और उसे अपनी गलती पर काफी पछतावा भी होता है। शीतल देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। एक और गिफ्ट? क्या है इसमें? शीतल जैसे ही आरव का दिया हुआ लिफाफा खोलती है तो उसके अंदर डाइवोर्स पेपर होते हैं, जिसे देखकर शीतल काफी हैरान होती है। ये तो... हाँ, ये तलाक के पेपर है। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी कि क्यों तुमने मुझसे शादी करी। मैं ही पागल था जो अपनी देवी जैसी पत्नी को छोड़कर तुम्हारे इस गोरे रंग के पीछे चला आया। चली जाओ मेरी जिंदगी से, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शीतल तलाक के पेपर पर साइन करती है और आरव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाती है। आरव जल्दी से गांव जाता है और अपनी माँ और पत्नी से माफी मांगता है। कंचन, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सिर्फ तुम्हारे काले रंग को देखा, ना कि तुम्हारे इस पवित्र दिल को। मैं तुमसे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? गलती हम इंसानों से होती है, भगवान से नहीं। प्लीज बैठ जाइए। कंचन पल भर में ही आरव को माफ कर देती है, जिसके बाद अब आरव कंचन और अपनी माँ को लेकर वापस अपने घर आ जाता है और हंसी खुशी कंचन के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी जीता है। जैसे को तैसा।
जैसा कि हमारी कहानी के आरव ने अपनी काली पत्नी के साथ व्यवहार किया, वैसा ही उसके साथ हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। वक्त रहते ही आरव को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।